हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल परीक्षायान अकेडमी। दोस्तों, हम लोग प्रैक्टिस सेट को देख रहे हैं। हमारा आज का प्रैक्टिस सेट 6वां है। 5 हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों, कल का जो पेपर हुआ है उसमें हमारे जो सिलेबस है, टोटल सिलेबस क्वेश्चन आ रहे हैं। उसमें वैन हीले के क्वेश्चन आ रहे हैं, आभास संख्या के क्वेश्चन आ रहे हैं। 1 से 10 तक की आभास संख्या का योग पूछा हुआ है और उसके साथ साथ 1 से 100 तक के पूर्णांक के बारे में पूछा हुआ है और सिमेट्री के क्वेश्चन पूछे हुए हैं। साथ साथ वैन हीले के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, उनके चरणों से क्वेश्चन आए हुए हैं। और दोस्तों, आयत और हमारे जो शेप्स है उससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग क्लास। आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो क्या है, 6वां है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा डीन्स के सिद्धांत का नियम नहीं है। नहीं पूछा वो दोस्तों, सिद्धांत का नियम नहीं है। कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है रचनात्मक नियम, ऑप्शन बी है गतिक नियम और ऑप्शन सी है उत्क्रमणिता या प्रतिवर्ती नियम और ऑप्शन डी है गणितीय परिवर्तनशीलता नियम। दोस्तों, डीन्स के सिद्धांत का जो नियम है वो कौन कौन सा है? रचनात्मक नियम है और गतिक नियम है और गणितीय परिवर्तनशीलता का नियम है। दोस्तों, जो ये उत्क्रमणिता का और प्रतिवर्ती नियम जो है वो डीन्स का नियम नहीं है। दोस्तों, यही हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? पियाजे के अनुसार संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं के बीच बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का संश्लेषण है। वे हैं, कौन चीज हैं? क्रम और पदानुक्रम समावेशन, ऑप्शन बी है क्रम और प्रतिवर्ती, ऑप्शन सी है पंक्तिबद्धता और पदानुक्रम समावेश और ऑप्शन डी क्या है, पंक्तिबद्धता और संरक्षण। दोस्तों, पियाजे के अनुसार जो संख्या बच्चे द्वारा वस्तुओं में बनाए गए 2 प्रकार के संबंधों का जो संश्लेषण है वे क्या क्या है? ऑर्डर और हिरार्चिकल। क्या है? क्रम और पदानुक्रम समावेश। दोस्तों, जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा, हमारा करेक्ट होगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुधा छात्र दशमलव संख्याओं की तुलना करने में त्रुटि करते हैं। बहुत से छात्र ऐसे जो क्या करते हैं, दशमलव संख्याओं की तुलना में क्या करते हैं, त्रुटि करते हैं। जैसे क्या है, 0.50 को 0.5 से बड़ा बताते हैं। इस त्रुटि का संभावित कारण क्या हो सकता है? पूर्ण संख्या के तत्वों का दशमलव संख्याओं में अति सामान्यीकरण, संख्याओं की तुलना के प्रश्नों का अभ्यास की कमी, एक संख्या रेखा पर दशमलव अंकों के प्रदर्शन में कमी और ऑप्शन डी क्या है, या छात्रों द्वारा की जाने वाली लापरवाही। दोस्तों, ये तो नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, क्या कारण हो सकते हैं? पूर्ण संख्या के तत्वों का दशमलव संख्याओं में अति सामान्यीकरण के कारण क्या हो रहा है, ये बच्चे जो गलतियां कर रहे हैं 0.5 को और 0.50 में अंतर नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, इसका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वर्ष 2021 शिक्षा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय पहल या सुनिश्चित करने के लिए की गई कि देश का प्रत्येक बच्चा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त कर सके? ऑप्शन ए है समग्र शिक्षा, साक्षर भारत, निपुण भारत और सक्षम भारत। तो इसका सही आंसर क्या होगा, हमारा निपुण भारत। और यह स्कीम जो है वर्ष 2021 5 जुलाई 2021 को लागू की गई है और इसका टारगेट ये है कि 2026-27 में कक्षा 3 तक के बच्चों को जो अंकगणित की जो सामान्य नियम है, जो संख्यात्मकता है, वो क्या किया जाए, पूर्ण किया जा सके। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समकक्षीय मूल्यांकन के लिए सत्य है? ऑप्शन ए है इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि देता है, या जोड़ों और समूहों में नहीं किया जा सकता, या योगात्मक मूल्यांकन का एक उपकरण है, नहीं, या बच्चे के सीखने रुचियों और अभिवृत्तियों के स्वयं आकलन की ओर संकेत करता है। दोस्तों, क्या है समकक्षीय मूल्यांकन के लिए कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, इसमें सम्मिलित है कि एक बच्चा अन्य बच्चों के कार्य का आकलन करता है और उन्हें प्रतिपुष्टि करता है। वो क्या, सब समकक्षी बच्चे हैं, एक साथ बच्चे एक ही क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, वो क्या है, अपने बच्चों में ही साथ में आपस में ही क्या कर रहे हैं, वो आकलन कर रहे हैं और उसके बाद क्या कर उसका फीडबैक दे रहे हैं। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। त्रिभुज के कोणों के योग गुणधर्म, त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है का परिचय कराने के लिए शिक्षक ने विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों के छोटे छोटे कटआउट विद्यार्थियों को प्रदान किए और विद्यार्थियों को प्रत्येक दिए गए त्रिभुज के आंतरिक कोणों को मापने के लिए कहा। क्रियाकलाप के समापन के बाद छात्र इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि दिए गए किसी भी त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश है, चाहे वह कैसा भी दिखे। यह क्रियाकलाप उदाहरण है किसका?
प्रदर्शन विधि, आगमनात्मक विधि, दिग्भ्रमणात्मक विधि या फिर विश्लेषण विधि। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आगमनात्मक विधि, जो हमारा क्या इंडक्टिव मेथड है। पहले क्या करें, उदाहरण बताकर क्या किया, नियम की ओर जा रहे हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेहा घटा की समस्या 673 में 257 घटा रही हैं। वह कहती है 257 जमा 100 होगा, 357, 457, 557 और 657, इसलिए 257 जमा 400 हुआ 657। अब 657 जमा 10 हुआ 667, 677, इसलिए 657 जमा 20 हुआ। 677 तथा 677 से 677 तथा 677 4 कम है और 673, अतः 400 जमा 20 घटा 4 416 होता है, इसलिए 673 में 257 घटाएंगे तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा, 416। नेहा द्वारा अपनाई गई रणनीति के लिए इनमें से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं, यह दर्शाता है कि नेहा अपनी स्वयं की कलन विधि को विकसित करने में योग और व्याकरण की अपनी संकल्पनात्मक समझ का उपयोग करने में सक्षम है। नेहा घटा की औपचारिक कलन विधि को नहीं जानती हैं। नेहा अनावश्यक रूप से जमा की संकल्पना को घटाकर समस्या हल करने में मिश्रित कर रही हैं। ऑप्शन डी है, यह अनौपचारिक रणनीति है, अतः लिखित परीक्षा में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। यह दर्शाता है कि नेहा अपनी स्वयं की कलन विधि को विकसित करने में योग और व्याकरण की अपनी संकल्पनात्मक समझ का उपयोग करने में सक्षम है। दोस्तों ये इस प्रकार के जो प्रश्न है वो क्या करें, अपने अनुसार जिससे उसको बच्चों को समझ में आ रहा है उस अनुसार नेहा कर रही है, उसको क्या करें, ऐड कर रही है, माइनस कर रही है, और वो क्या करें, उनके जो संकल्पना है उसको क्या कर रही है, अपने अनुसार क्या कर रही है, उपयोग कर रही है। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण है। ऑप्शन ए है, बच्चे श्याम पट से उत्तरों को नकल करके लिख रहे हैं। बच्चे पहाड़ों को ऊंचे स्वर में कविता की तरह गा रहे हैं। बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं। बच्चे एक दी गई समस्या को हल करने की विधि को समझा रहे हैं। नहीं, हमारा क्वेश्चन क्या है, रचनात्मक गणित की कक्षा का लक्षण दिखाया है, तो उसमें क्या है, बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में व्यस्त हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं, जब गतिविधि आधारित शिक्षण करेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर रचनात्मकता का गुण उत्पन्न होगा। तो उसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप कक्षा 3 के छात्रों में समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित कर रहा है। एक वर्ग पहेली जिसमें सभी मूल शब्दों जैसे सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आदि के संकेत दिए गए हों। एक क्रियाकलाप जिसमें विद्यार्थी समूहों में कार्य कर रहे हैं और 2 अंकों के गुणन की विभिन्न आयामों की खोज कर रहे हैं। संख्या और संक्रियाओं पर अंतर कक्षा प्रश्नोत्तरी का संचालन कराना। ऑप्शन डी है, 4 आधारभूत संक्रियाओं पर आधारित समस्याओं को औपचारिक एल्गोरिथम के उपयोग से सुलझाने पर कार्य पत्रिका देना। दोस्तों समस्या समाधान की प्रतिभा को विकसित कौन सा ऑप्शन हमारा कर रहा है। दोस्तों सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। एक क्रियाकलाप, एक क्या कर रहे हैं बच्चे, क्रियाकलाप कर रहे हैं, वो भी किसमें, समूह में, जिसमें विद्यार्थी समूहों में कार्य कर रहे हैं और 2 अंकों के गुणन के विभिन्न आयामों की खोज कर रहे हैं। 2 अंकों के गुणन के बारे में जितने भी उनके आयाम है उसकी क्या कर रहे हैं, खुद से खोज कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं समूहों में। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, गणित के एक अच्छे प्रश्न के लिए इनमें से कौन सा अभिष्ट लक्षण है। अभिष्ट लक्षण पूछा हुआ अच्छे प्रश्न के लिए, प्रश्न में तथ्य या कार्यविधि के स्मरण या प्रतिकृति के अधिक अपेक्षित होना चाहिए। ऑप्शन बी है, प्रश्न हमेशा बंद सिरे वाला होना चाहिए। नहीं, खुले सिरे वाला ज्यादा बेस्ट आंसर, बेस्ट क्वेश्चन होता है। प्रश्नों को सभी संदर्भात्मक स्थितियों से रहित होना चाहिए। जो पाठ पुस्तक में दिया गया है प्रश्न उससे मिलता जुलता होना चाहिए। दोस्तों सही इसका आंसर क्या हो जाएगा, अच्छे प्रश्न के लिए तो क्या ऑप्शन जो ए होगा दोस्तों, प्रश्न में तथ्य जो होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कार्यविधि के स्मरण की प्रतिकृति के अधिक अपेक्षित होना चाहिए। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में समर्थ हैं। वैन हेले के ज्यामिति तर्क के चरणों के अनुसार वे कौन से चरण पर हैं।
दोस्तों वैन हीले का जो हमारा ऑप्शन ये है, इनकी थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट, इनके चरणों को जरूर देख के जाइएगा। ऑप्शन ए क्या है, विश्लेषण चरण, दृश्यीकरण चरण, संबंधात्मक चरण और स्वयं सिद्ध या अभिग्रहित चरण। दोस्तों वो क्या है, बच्चे जो है आकृतियों को दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने में क्या है, अभी समर्थ हैं। तो इसका सही आंसर जो उनका चरण 0 था, दृश्यीकरण चरण 0, जो उनका पहला चरण था चरण 0, उसी में क्या था, दृश्यीकरण। वही इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक विद्यार्थी योग की समस्या को निम्नलिखित विधि से हल करता है। 253 प्लस 138 बराबर कितना हो जा रहा है, 3811। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन विद्यार्थी के दोष को सुधारने के लिए सही तकनीक को दर्शाता है। उसी प्रश्न को बार बार दोहराएं, छात्र को सही उत्तर दे, डीन्स ब्लॉक का उपयोग करके स्थानीय मान की अवधारणा को सुदृढ़ करें, और ऑप्शन डी है, अभ्यास के लिए समान प्रकार की समस्या दे। अगर दोस्तों इस प्रकार की कोई भी बच्चा अगर समस्या उत्पन्न कर रहा है जोड़ने में, तो अगर यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ डीन्स ब्लॉक का उपयोग करके, तो ये क्या हो जाएगा, एक डीन्स ब्लॉक होता है जिसमें क्या होता है, जो बेसिक मैथ्स होती है, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, स्थानीय मान जातीय मान, वो किसके द्वारा आप हल कर सकते हैं, डीन्स ब्लॉक का उपयोग करके वे क्या कर सकते हैं, इस समस्या से समाधान पा सकते हैं। अगर ऑप्शन में आपका डीन्स ब्लॉक का उपयोग नहीं दिया हुआ है, तो वहां पर दिएगा पुनर्समूहीकरण के द्वारा। जैसे पुनर्समूहीकरण क्या होता है, 3 8 11 हासिल बचेगा 1, 5 1 6 3 9 के 9 लिखेंगे और 2 और 1 3, तब ऐसे लिखेंगे पुनर्समूहीकरण करके, हासिल वाला बता करके, तब वहां पे वो आंसर होगा। यहाँ पे लेकिन डीन्स ब्लॉक दिया, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राइमरी गणित की अध्यापिका विद्यार्थियों से कला पैमाना निकालने के लिए कहती है, क्योंकि वह लंबाई का मापन प्रकरण पढ़ाने वाली हैं। विद्यार्थी यह शब्द सुनकर उलझन में पड़ जाते हैं कि वे किस प्रकार किसी राजा रानी को निकाल सकते हैं। गणित के अध्यापक अध्यापिका को कक्षा में अक्सर इस प्रकार की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। शब्दावली की यह अस्पष्टता इसलिए हुई क्योंकि शब्द रूलर एक है। इसका उदाहरण है, ऑप्शन ए है, सम उच्चारण शब्द का, सम नाम अर्थ का, अनेकार्थी शब्द का, या फिर पूर्व सर्ग शब्द का। दोस्तों जो रूलर शब्द है, इसके देखिए दो आंसर क्या है, दो आंसर है। जो सम नाम शब्द जो होते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा, सम नाम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं होमोनेम्स। रूलर शब्द जो है हमारा, इसके दो आंसर होंगे, एक तो होता है हमारा पैमाना या फिर माप, जिससे हम लोग क्या मेजरमेंट करते हैं, और एक इसका रूलर मीन्स होता है शासक। अब बच्चे क्या है, यहाँ पे शासक वाला समझ लिए, राजा और रानी को कैसे निकाला जाए, तो वहां पे ये चीज समझ लिए हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सम नाम शब्द का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी दो संख्याओं को विभाजित करने पर भागफल 4 होगा। इस प्रकार के प्रश्न हैं, परासंज्ञानात्मक कौशल को विकसित करते हैं, मुक्त सिरे वाले होने के कारण अपसारी चिंतन को बढ़ावा देते हैं, को हतोत्साहित किया जा रहा है। दोस्तों हतोत्साहित गलत हो जाएगा सीधे, को प्राथमिक स्तर पर बच्चे हल नहीं कर सकते हैं, ये भी गलत। दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा, कौन सी दो संख्या है जो विभाजित करने पर भागफल 4 होगा। अब यहाँ पे देखिए कौन सा क्वेश्चन है, मुक्त सिरे वाले होने के कारण क्या है, अपसारी चिंतन को बढ़ावा देते हैं। मुक्त सिरे वाले क्वेश्चन वे होते हैं जिसके क्या होते हैं, एक से अधिक उत्तर होते हैं, वे हमारे मुक्त सिरे वाले आंसर होते हैं। वो क्या करते हैं, अपसारी चिंतन को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं। दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीएफ 2005 के कथनों में से एक दृष्टिकोण है सभी के लिए गणित। इस दृष्टिकोण को निम्न में से कौन सा कथन अत्यंत उपयुक्तता से दर्शाया गया है। ऑप्शन ए है, गणित शिक्षण और अधिगम लैंगिक पक्षपात से मुक्त होना चाहिए। ऑप्शन बी है, गणित शिक्षण और अधिगम लिंग जाति और कौशल के आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। ऑप्शन सी है, छात्रों को गणित की पाठ्य पुस्तकें मुफ्त में उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऑप्शन डी है, कक्षा 12 तक गणित एक अनिवार्य विषय होना चाहिए। अब एनसीएफ के कथन एक है सभी के लिए गणित, मतलब क्या है, सभी के लिए क्या होना चाहिए, गणित एक क्या है, कथन है। तो उसके लिए सबसे सही आंसर क्या होगा हमारा दोस्तों, ऑप्शन जो बी होगा, गणित शिक्षण और अधिगम लिंग जाति और कौशल आधार पर भेदभाव से मुक्त होना चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का लिंग जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट होगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सममिति या सिमेट्री रेखाएं होती हैं। एक वृत्त की कोई सममिति रेखा नहीं होती है। एक रेखा की 2 सममिति रेखाएं होती हैं। एक कोण की 2 सममिति रेखाएं होती हैं, या फिर एक समषट्भुज की केवल 4 सममिति रेखाएं होती हैं। दोस्तों सत्य कथन पूछा हुआ है, तो इसमें होगा 10 भुजा वाले एक समबाहुभुज की 10 सिमेट्री रेखाएं होती हैं। दोस्तों हाँ सही यही हो जाएगा, क्योंकि 10 जब भुजा हो जाएगी उसमें कितनी सिमेट्री बनेगी? 10 सिमेट्री बन जाएगी, क्योंकि समबाहुभुज है। आगे हमें और देखने की जरूरत ही नहीं है, हमारा ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, गणित के संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय में आने वाले बच्चों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चों के लिए है, उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की प्रचुरता है। उन्हें गणित का कोई ज्ञान नहीं। दोस्तों ये नेगेटिव पॉइंट है, यहाँ पर गलत हो जाएगा। उनकी गणित में संचारण निपुणता निकृष्ट है। उन्हें विधिवत गणित सीखने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों यहाँ पे ज्यादा क्या निगेटिव पॉइंट हो जाएगा, कट हो जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा उनके पास मौखिक गणितीय परंपराओं और ज्ञान की क्या है? प्रचुरता है। तो ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिग्रहित प्रस्ताव है जिन्हें मान लिया जाता है। अभिग्रहित विशेष प्रमेय है, अभिगृहित परिभाषा है, अभिगृहित को सिद्ध करने पर वह प्रमेय बन जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अभिगृहित प्रस्ताव है जिसे मान लिया जाता है। अब पहले जानते हैं अभिगृहित होता क्या है। दोस्तों हम लोग गणित में वे चीजें जो होता है अभिगृहित वे होते हैं जिसका क्या होता है? कोई प्रमेय नहीं होता है, वो क्या होता है? उसको मान लिया था कि हाँ ये सही होगा। वही चीजें क्या है? अभिगृहित होते हैं। वो क्या है? एक प्रस्ताव जिसे मान लिया जाता है कि हाँ ये सही है, ये तो सही हो जाएगा। और साथ साथ अगर वो सिद्ध हो जाता है, सिद्ध करने के बाद क्या हो जाता है? उसको प्रमेय बन जाता है। सिद्ध होने के बाद क्या बन जाता है? उसका प्रमेय बन जाता है। दोस्तों इसका जो सही आंसर क्या होगा? ए और डी। ये विशेष प्रमेय नहीं है और यह भी क्या है? कोई परिभाषा नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और डी। हमारा ऑप्शन ए में है, यही क्या होगा हमारा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विद्यार्थियों द्वारा गणित में की गई अशुद्धियों के समसामयिक निरीक्षण का पर प्रकाश नहीं डालता है? जो निरीक्षण पर प्रकाश नहीं डालता है, ऑप्शन ए है वे अधिगम का हिस्सा है, वे जानकारी प्राप्त करने का मूल्यवान स्रोत है, वे अध्यापिका का उसकी कक्षाओं के आयोजन तैयार करने में मार्गदर्शन कर सकती हैं, उन्हें अनदेखा कर देना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे देखिए डायरेक्ट नेगेटिव पॉइंट दे दिया है, तो यही क्या होगा हमारा दोस्तों? करेक्ट होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित कथनों में से गणित के संदर्भ में कौन सा सही है? सही कथन बताना है। गणित एक उपकरण है, गणित एक प्रकार की कला है, गणित एक भाषा है। दोस्तों ये तीनों सही है। हमारा ए बी सी किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, ए बी सी, यही क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यह सिद्ध करने के लिए कि करणी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अध्यापक यह मानकर शुरू करता है कि यह एक परिमेय संख्या है और आगे बढ़ते हुए यह सिद्ध करता है कि यह पूर्वानुमान संभव नहीं है। यह उत्पत्ति निम्न विधि का उदाहरण है। क्या है? निगमन, प्रतिवाद, सत्यापन या फिर आगमन। दोस्तों सही क्या होगा? यह प्रतिवाद है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रतिवाद का क्या है? उदाहरण है। यह प्रतिवाद विधि होता है, उसका क्या है? ये उदाहरण। ऑप्शन जो बी होगा दोस्तों वही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीय अधिगम के वांछित मूल्यांकन अभ्यास पर प्रकाश डालता है? ऑप्शन ए है दोस्तों, विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एकाएक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। आकलन उत्पादन के अनुकूल और विद्यार्थियों के उचित उत्तर पर केंद्रित होना चाहिए। नहीं, विद्यार्थियों के अनुचित उत्तरों की अधिकांशता उपेक्षा दोस्तों हमको नहीं करना है। अगर बच्चा गलत बता रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं, उनको ये क्या करना है? वो जो गलतियां हैं वो भी क्या एक सीखने का माध्यम है। गलतियों से ही क्या करते हैं? बच्चे सीखते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए केवल शब्द दिया, ये भी सीधे से कट हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों। विद्यार्थियों का आकलन करने के लिए वार्तालाप करना और एकाएक विचार विमर्श करना भी लाभदायक हो सकता है। जब बच्चों से आप आकलन करने के लिए उनसे वार्तालाप करेंगे तो क्या होगा? उनके अंदर
विचार विमर्श करना भी, और उनके साथ क्या करें, विचार विमर्श भी करेंगे तो क्या होगा, वो लाभदायक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, गणितीय अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लड़कियों पर गणित में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है क्योंकि वे इसमें कमजोर। रूढ़िवादिता दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा। गणित एक विशेष विषय है जो कि विशिष्ट कुछ लोगों के लिए नहीं, गणित सभी के लिए है। अनौपचारिक एल्गोरिथम अनौपचारिक गणित पे निकृष्ट है, यह भी नहीं। प्रत्येक व्यक्ति गणित सीख सकता है और उसमें सफल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों को, सभी व्यक्ति को क्या है, गणित सीखने का अधिकार है, वो सीख भी सकते हैं और उसमें सफल भी हो सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24 है, अनुपात और समानुपात प्रत्यय को समझने के लिए अनुपातिक विवेचन की भूमिका को उजागर किया था। जोल्डन डाइन्स ने, जीन पियाजे ने, लेओ वाइगोस्की ने या फिर वैन हीले ने। दोस्तों इसकी जो भूमिका थी अनुपात और समानुपात की, तो ये विवेचन की भूमिका को उजागर किसने किया था, जीन पियाजे जी ने किया था। इसका ऑप्शन जो बी होगा दोस्तों वही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक विद्यार्थी बीजगणित की उन शाब्दिक समस्याओं को हल नहीं कर सकता है जिसमें स्थानांतरण सम्मिलित होता है। सर्वोत्तम उपचारात्मक योजना है, उसके लिए सबसे बेस्ट योजना कौन सी है? ऑप्शन देखते हैं। अन्य भाषाओं की शाब्दिक समस्याओं के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना, छात्र को शाब्दिक समस्या का अर्थ आसान भाषा में समझाना। ऑप्शन सी है, विकल्प विधि से समानता प्रत्यय को समझाना, संख्याओं से स्थानांतरण के अभ्यास के लिए अधिक प्रश्न देना। दोस्तों जब बच्चा जो शाब्दिक प्रश्न करने में उसको समस्या उत्पन्न कर रहा है, जो स्थानांतरण जो क्या जिसमें क्या होता है, चेंज करने वाला, स्थानांतरण करने वाला होता है, उसमें क्या करता है, समस्या उत्पन्न करना। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो आंसर होगा विकल्प विधि। वो क्या कर सकता है, विकल्प विधि का भी प्रयोग करके क्या करता है, समस्या का समाधान कर सकता है। तो ऑप्शन जो सी होगा दोस्तों वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, गणित अध्यापन की समसामयिक समझ और अध्यापकों को केवल इसको छोड़कर निम्नलिखित सभी को करने के लिए प्रोत्साहित करती है। किसको छोड़कर? समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना, विद्यार्थियों को ऐसे सुयोग उत्पन्न करना कि वे समस्याओं के हल का अनुमान और सत्यापन कर सकें। ये तो सही है। विद्यार्थियों में सुव्यवस्थित तर्क करने के कौशल को विकसित करना, तर्क सही है। सन्निकट हल प्राप्त करने के लिए क्षमता को प्रोत्साहन देना या प्रोत्साहित करना, दोस्तों ये भी सही है। इसका नहीं पूछा हुआ है क्योंकि इसको छोड़कर, इसका मतलब क्या है, नहीं। समस्याओं के परिकलन का परिचय उसकी संकल्पनात्मक समझ से पहले कराना, दोस्तों ये क्या होगा, यही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन सा कथन पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है? पूर्णांकों के लिए सत्य नहीं है, देखते हैं। भाग क्रम विनिमय है, एक गुणात्मक तत्समक है, ये तो होता है। एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है, एक का किसी में गुणा करेंगे आंसर वही होगा। व्याकलन क्रम विनिमय नहीं है, ये तो होता है। गुणन साचर होता है, गुणन का भी साचर होता है, जैसे क्या है, a प्लस बी, a इंटू बी इंटू सी बराबर a इंटू बी इंटू सी, ये क्या होता है, साचर होता है। तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भाग क्रम विनिमय है। यही क्या होगा, भाग क्रम विनिमय नहीं होता है। ऑप्शन जो ए होगा वही हमारा करेक्ट होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, यदि 7 अंकों वाली संख्या, ये संख्या दी गई है, 72 से विभाज्य है तो 2x प्लस वाई का मान होगा। दोस्तों पहले हम लोग क्या करते हैं, 72 का गुणनखंड कर लेते हैं, 2 गुणनखंड हो जाएगा 8 9 72। अगर 8 का विभाजन का नियम और 9 का विभाजन का नियम इस पर लागू करेंगे तो हमें आंसर इजिली क्या हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। अब 8 का विभाजन का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंक मतलब इकाई दहाई सैकड़ा का अंक अगर 8 से विभाज्य हो जाएगा तो संख्या क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब देखते हैं यहां पर हम क्या रख देते हैं, ये 5 8। अब देखिए 8 से पहले भाग दे रहे हैं तो 8 संग 48, 8 सते 56, 2 बचेगा। अगर हम यहाँ पे कौन सी संख्या रख दे y के स्थान पर कि वह कट जाए। अगर y बराबर हम लोग 4 रख रहे हैं, यहाँ पर अगर 4 रख रहे हैं तो क्या कट रही है, 8 सते 56, 8 से 24, इसका मतलब कट जा रही है। y का मान जो 4 जो है यहाँ पे सक्सेस हो जा रहा है। अब 9 के लिए देखते हैं यहाँ पर x का क्या मान रखें, इसका मतलब हो जाएगा 13 4, यहाँ पर x का मान रखना है 5 8 और y का मान 4 हो गया। अब 9 के लिए ये होता है सभी संख्या को जोड़ लेंगे, अगर वह 9 से कट जाएगी तो वो क्या होगी, 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जोड़ लेते हैं, 4 8 12 5 17, 17 4 21, 21 और 3 हो जाएगा 24 और 1 25।
25 है, 9 से कटेगा नहीं, कितना जोड़ दे कि 9 से कट जाए, 2 जोड़ेंगे। तो x बराबर अगर हम लोग 2 रखते हैं, 25 2 27, यहां पर अगर 2 रखेंगे तो ये 27 हो जाएगा, और 9 तो 27 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। इसका मतलब हो जाएगा x का मान कितना आ रहा है, 2 आएगा, और y का मान क्या आएगा, 4। अब यहाँ पे रख देते हैं 2x प्लस y, ये हो जाएगा 2 गुणे 2 प्लस 4, 2 दूनी 4 प्लस 4 बराबर 8। देखते हैं किस ऑप्शन में है दोस्तों, ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा पाइथागोरस त्रिक या ट्रिपलेट नहीं है? ऑप्शन ए है 8 15 17 11 60 63, ऑप्शन सी है 13 84 85 और 7 24 और 25। दोस्तों पाइथागोरस का जो प्रमेय है वो क्या कहता है, कर्ण पर बना वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। जैसे कि एक ये है हमारा समकोण त्रिभुज, ये है हमारा कर्ण, ये है आधार और ये है लंब। इसका मतलब जो होगा, जो कर्ण का जो मान होगा, वर्ग का जो मान होगा, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल भी क्या क्या होता है, बराबर होता है। चलो इसको चेक कर लेते हैं। जो सबसे बड़ा जो मान होगा वही हमारा क्या होता है दोस्तों, कर्ण होता है। चलिए इसको अगर हम इसको रख देते हैं इस पर 17 और 15 मान लेते हैं हम लंब, और आधार मानते हैं हम 8। देखते हैं कि क्या दोनों बराबर होता है, तो हो जाएगा AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। 17 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 15 का, 15 नहीं हो जाएगा 8 का स्क्वायर, BC हो जाएगा हमारा 15 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का हो जाएगा 64, 15 का हो जाएगा 225। जोड़ लेते हैं, 5 और 4 9, 6 2 8 और ये हो जाएगा 2, 289 200 यहीं पर ही बराबर हो जाएगा। मतलब क्या है, ये ट्रिपलेट है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, नहीं है। अब देखते हैं अगला ऑप्शन, इसका मतलब ये तो है नहीं पूछा। अगला देखते हैं 60 63 और 11, 63 का स्क्वायर करेंगे और 60 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर। देखते हैं क्या ये बराबर होता है। 63 का स्क्वायर कितना होगा, 3 3 9 3 4 18 36 के 6 6 36 3 39 3969, ये हो जाएगा 3600 और ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर होता है 121, ये हो जाएगा 3969 बराबर 3721। दोस्तों नहीं पूछा, वो देखिए यही बराबर नहीं हो रहा है। दोस्तों हमारा जो ऑप्शन जो बी होगा वही क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें नहीं पूछा हुआ ट्रिपलेट कौन सा नहीं है। ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों वही करेक्ट होगा। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, उस कोण की माप जिसके संपूरक का माप कोण के पूरक के माप के 4 गुना के बराबर है निम्न है। संपूरक कोण दोस्तों वे कोण होते हैं जिसके दो कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। और उसके बाद पूरक कोण के बारे में कहा है तो क्या होता है, 90 माइनस दो कोणों का मान कितना होता है, 90 अंश होता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 180 माइनस एक्स, ये होगा हमारा संपूरक कोण, बराबर किसके है, 4 गुना। 4 गुना कहा है किसके, पूरक कोण के, तो हो जाएगा 90 माइनस एक्स के। सो सॉल्व कर लेते हैं। 180 माइनस एक्स बराबर 360 माइनस 4x, ये हो जाएगा 180। इसका पक्षांतर करेंगे, 360 बराबर माइनस 4x प्लस x, ये बचेगा माइनस 180 बराबर माइनस 3x, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 180 बटे 3, 3 छक 18 300। तो x का मान दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 अंश। किस ऑप्शन में है दोस्तों, तो ऑप्शन बी जो होगा दोस्तों वही हमारा करेक्ट होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज की हमारी क्लास कंप्लीट होती है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और हमारा साथ देते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।